Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां रोज की तरह हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू राजेश। और अब शुरुआत में हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख। Finance Minister Nirmala Sitharaman to present Union Budget tomorrow. In a first, the budget would be available only on the digital format. And foreign investors pump in over 19,000 crore rupees into the Indian equity market in January. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। पहली बार बजट सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट पर ही उपलब्ध होगा। और जनवरी में विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विश्वास व्यक्त किया था कि वर्ष 2021-22 के बजट को कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के असर को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले 10 महीनों में घोषित पैकेजों के हिस्से के तौर पर देखा जाएगा। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया, जिसमें अगले वित्त वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 11% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा और इसे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है। 21वीं सदी के तीसरे दशक का पहला बजट कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला ये तीसरा बजट है। देश में उत्साहवर्धक आर्थिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोविड महामारी के दौर के बाद आने वाला ये पहला बजट है। पिछले शुक्रवार संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी पंत और पुजारा के बैटिंग के कौशल के अनुरूप उपाय प्रस्तावित करने की बात कही गई है। इन उपायों में वित्तीय सूझबूझ और भारी बदलाव लाने वाले सुधारों के साथ सरकारी खर्च के विवेकपूर्ण मिश्रण का सुझाव दिया गया है। जहां एक तरफ ठीक समय पर दूरदर्शिता से उठाए गए फैसलों के चलते देश महामारी से होने वाले आर्थिक संकट से बच पाया, दूसरी तरफ अब वो समय आ गया है जब 2021-22 के केंद्रीय बजट द्वारा महामारी से पहले की आर्थिक वृद्धि का स्तर फिर हासिल करने के लिए आगे की रूपरेखा को चिन्हित किया जाए। आर्थिक सर्वेक्षण की भावार्थ से ये सामने आ चुका है कि सरकार सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी के माध्यम से स्वास्थ्य, मूलभूत ढांचा, विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्रों को भारी बढ़ावा दे सकती है। We have our first caller online with us from Bengaluru, Mr. Chandrasekhar. We welcome you to Market Mantra. Hello, shall I call? Yes, please. Please go ahead and ask your question. Well, good evening. Good evening. धीरेन्द्र जी नमस्कार। नमस्कार। मैं
अभी 2 महीना पहले एक कंपनी से रिटायर हुआ और अभी प्रोविडेंट फंड का सेटलमेंट हो गया है, तो सम इज रीजनेबली बिग अमाउंट। अब मुझे एडवाइस चाहिए हाउ टू इन्वेस्ट इट फॉर माय फ्यूचर। I'll just give you the guideline for such a important इतने इम्पोर्टेंट पैसे के लिए आपको एक जरूर किसी समझदार सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। पर मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइन ये दूंगा कि आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और आपके महीने में कितने आमदनी की जरूरत होगी, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं और इसका आकलन खुद कीजिए। और सबसे पहले इसको कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, अगर ये 20-40 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए जो भी होता है, और फिर देखिए कि आपके पास आमदनी का साधन क्या क्या है। क्या आपका कोई मकान है जो किराए पे दिया हुआ है? क्या कोई और आपका कोई ऐसा संपत्ति है जिससे कुछ आमदनी किसी और तरीके से आपको आमदनी आता है? पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जरा देख लीजिए। जो गैप है वो हर महीने फुलफिल होना चाहिए। ये जो रीजनेबली अच्छा पैसा मिला है उसका सबसे पहले एक खास भाग फिक्स्ड इनकम में लगना चाहिए। सबसे पहले वो फिक्स्ड इनकम जो कि आपको निश्चित तौर पे वो आमदनी देगा, सेफेस्ट फॉर्म है वो है पोस्ट ऑफिस का MIP, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और एक LIC का, जिसमें पर इन तीनों स्कीम में LIC का एक व्यय योजना है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं इन तीनों में। लेकिन आपके अधिकतम निवेश की हायर लिमिट इसमें प्रेस्क्राइब्ड है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख, उसमें शायद 7.5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस MIP में, और LIC वाली स्कीम में भी शायद 10 लाख रुपए का अधिकतम निवेश हो सकता है। इससे मिलने वाला जो ये हमारे देश के, मुझे लगता है कि सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इनके डूबने की बिल्कुल संभावना नहीं है। भारत सरकार की ये स्कीम है, और या स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सपोर्टेड स्कीम है, तो एक तरह से आप सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि आपकी आमदनी की जरूरत अभी भी अगर गैप रह गया है तो उस पैसे को जरूर आप किसी फिक्स्ड इनकम पैसे में लग जाए, फिक्स्ड इनकम फंड में लगाए। फिक्स्ड इनकम फंड में पैसा लगाने का एक खास फायदा ये है कि और उस पैसे से जिससे कि आपको आमदनी नहीं लेना है, कि जब भी आप अगर बैंक में डिपॉजिट भी करते हैं तो उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, भले ही आप ना लें, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपका उस साल का आमदनी माना जाता है। जब आप किसी फंड में लगाते हैं तो वो, और सुरक्षित फंड बहुत सारे हैं, शॉर्ट टर्म फंड जिसमें कि खास रिस्क नहीं हो, यहाँ इसलिए आपको एक सलाहकार की जरूरत है। दो तीन चीज आप अपने सलाहकार के सलाह में भी आप ये वैलिडेट जरूर करें कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो, आपका पैसा कंजर्वेटिवली लग रहा हो, और हर एक पैसे को जो लगाया जा रहा है उसका जब आप सवाल पूछे तो आपको जवाब मिलना चाहिए। अगर वो जवाब ना मिले तो आप उनकी सलाह ना लें। धीरेन्द्र, कल बजट आने वाला है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इन्वेस्टर्स हैं, क्या लगता है कौन से एलिमेंट्स बजट के ऐसे हैं जिन पर उनकी नजर ज्यादा टिकी होगी, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बाजार को अफेक्ट कर सकते हैं, शेयर बाजार को? म्यूचुअल फंड निवेशकों की तो कोई खास एक्सपेक्टेशन होगी नहीं, लेकिन पिछले कई सालों से कहा जा रहा था कि केवल एक चीज है जो कि बाजार से जुड़े हुए सब लोगों को जिसका असर होगा, क्योंकि 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल हो गया। उसके पहले ये पूरी तरह टैक्स एग्जेम्प्ट था। उसका कारण ये था कि जो कंपनियों की जो आमदनी है या जो स्टॉक प्राइस है, कंपनियों की आमदनी पूरी तरह से टैक्सेबल है। हर तरीके का टैक्स उनको दिया जाता है, उनको देना होता है। अब वो टैक्स देने के बाद अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, अगर छोटी कंपनी चलाता हूं और उससे मिलने वाला जो मुनाफा है वो एक बार टैक्स हो जाता है, तो दोबारा जब मैं अपनी कंपनी से कुछ पैसा लेके जाता हूं तो वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। वही एक शेयर होल्डर का स्टेटस है। और इस वजह से कैपिटल गेन्स टैक्स और जिस तरह से लगाया गया है, वो 10% या 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे, वो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से जरूर रिटर्न था। शायद वो उम्मीद होगी। उसके अलावा म्यूचुअल फंड को खास फायदा तब होगा जब पूरी इकोनॉमी के लिए कुछ ये जो पंत और पुजारा की बैटिंग जैसा कोई अगर हमें मैजिकल सरप्राइज मिले, क्योंकि ये खास मौका है। यहाँ पे सरकार के पास बड़ी आजादी होगी, और मुझे लगता है कि ये खास मौका है, और एक ऐसे मोड़ पे हम जहाँ पे सरकार बहुत सारे ऐसे मूलभूत बदलाव ला सकती है जिसका कि लॉन्ग टर्म असर हमारे कंपनियों पे हो। बाजार से जुड़ा हुआ कोई मैं उम्मीद करता हूं, अपना शायद सरकार को देना चाहिए। Joining us from Maharashtra is S.K. Puri,
We welcome you, Mr. Puri. सर, आई वांटेड टू वेदर SBI रिटायरमेंट फंड में मैं निवेश करूं क्या नहीं? मेरा उम्र 65 है, सीनियर सिटीजन है। तो SBI रिटायरमेंट फंड जो आया है नया IPO जी, तो उसमें मैं करूं या नहीं? ऐसा आप 65 साल के हैं और उसमें एक ऐसा प्लान है जो कि आप जैसे निवेशकों के लिए है, जरूर कीजिए जिस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन मेरी हमेशा सलाह होती है कि नए फंड में नहीं लगाना चाहिए या धीरे धीरे पैसा लगाना चाहिए। तो सारा पैसा, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है जो बंद हो जाएगा। ये फंड ओपन एंड है, अभी शुरुआत हुई है और इसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं। अगले कॉलर है दिल्ली से नंद हमारे साथ। नंद जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। गुड इवनिंग धीरेन्द्र जी। गुड इवनिंग। I wanted to know what is the latest on Franklin Templeton tax scheme, when we are likely to get the money. Please brief. Tomorrow is the final, and tomorrow hopefully, tomorrow is the hearing in Franklin case in the Supreme Court, and I'm hopeful that, they might take time, but I'm hopeful that, the money which they already have, which in many cases are about 50%, 49%, 53%, that should get released with a court order. Right now, I can't say, I don't know. There is absolutely no update in terms of the quality of portfolio or the liquidity, because the status is about the same as last week. Okay, hopefully next Sunday when we meet, you will have some news to give us related hopefully, to... Yes. Bhim Singh from Maharashtra calls us now. Bhim Singh, we welcome you. Good evening. Good evening. Sawal पूछे अपना. Team is very accurately advising to the investors. My congratulations. Thank you. I have to submit something for the help of the small investors. Mm-hmm. I purchased some equity from Chambal Fertilizer for 16 rupees. Uh-huh. And in long run, they have given me 45 rupees as dividend. Mm-hmm. And the value of the scrip is 24,000. Yeah. So this will help the small investors. And my भीम सिंह जी, भीम सिंह जी, हम आपको और अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि किसी विशेष कंपनी या विशेष स्टॉक पर हम डिस्कशन यहाँ नहीं करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो श्रोताओं म्यूचुअल फंड पर केंद्रित है। म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। सो अगर म्यूचुअल फंड से आपकी कोई भी शंका हो या आप जानकारी जानना चाहते हो, आप सवाल कर सकते हैं हमसे। Dhiren, a while back you answered on the expectations from the budget and you said there's nothing per se that the budget can give on mutual funds. But you also made a statement about magical batting of Pant and Pujara. If that magical kind of, some issues can come up from the FM. So what are these magical batting that you're talking about? What can lift up the morale and the expectations of the investors of mutual fund? One is that, of course, as always, like any household, there are limited resources and unlimited wants. And you have to budget, and it is rightly called budget. You have to have proportion income to, or the government's income will be allocated to different spending. But something with, one is that one time the disinvestment. Now the government is beginning to, do the disinvestment in an unusual manner in terms of, selling lock, stock, barrel some companies which are not strategic. That will actually make available the resources. Then this is the time when many of our small businesses, mid-sized businesses, where the government has been giving attention. We have seen that Mudra scheme. We have seen a lot of those, and those businesses are in stress. We have also seen, some tax incentive being made available to them. I think that is the front, because India can be a huge beneficiary if we are able to empower and incentivize. Incentive work. And government can really provide an incentive. And for that they need resources. Either they give up on the future revenues or they really go and give money to them. The other advantage that we have at this point, why the government can actually get imaginative, is inflation is low and
the government, and of course the deficit is reasonable, but right now if you actually have higher deficit by printing more money, it will be excused. I don't think anybody is going to penalize it because inflation is low. Going up a little bit won't really be a great matter of concern. Okay. इस चर्चा को जारी रखेंगे अगर आगे भी समय रहा। अभी फिलहाल हमारे श्रोता साईनाथ हमारे साथ है थाने से। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि पहले जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स था वो कंपनी बेयर करती थी, अभी शेयर होल्डर के ऊपर लगाया जा रहा है, तो क्या बजट में कुछ प्रपोजल है कि ये वापस कंपनी बेयर करेगी कि शेयर होल्डर के ऊपर लगाना चालू रहेगा? टीडीएस जो कट्टा है शेयर होल्डर का कट्टा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये टेबल पे ये प्रपोजल है, क्योंकि सरकार का जो रुख है काफी समय से यही है कि सब चीजों को सीधा सीधा कर दिया जाए। ये आपकी आमदनी है, अगर डिविडेंड से मिलने वाली आमदनी कुल आमदनी आपकी 5 लाख से नीचे है तो आपको डिविडेंड पे भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब किसी भी तरह की आमदनी हो, जिस तरह की आमदनी हो, उसके हिसाब से आप जिस टैक्स ब्रैकेट में पड़ते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार के टेबल पे ये ब्रॉड डायरेक्शन है हमारे सरकार के टैक्स पॉलिसीज का कि सब चीजों को सीधा सीधा और कम एग्जेम्पशन के अधिक से अधिक चीज को किया जाए। Mr. Bhim Singh is back with his question. Please go ahead and... from Calcutta. Hanji? Hello, Samar Chaudhary from Calcutta. Okay, I'm sorry. Please go ahead. Please ask your question. See, I have invested in SBI life insurance. Okay. Mm-hmm. What is the prospect of it? That's what it is. I don't know. SBI Life actually runs a lot of policies, and many policies are investment linked. So you'll have to tell us that, but we don't know in great detail. A part of any policy provided by SBI Life, a substantial part is an investment, a small part goes towards insurance, and this is definitely not the finest way of investing as well as getting insurance. Okay. Okay, we have another caller online with us. आशीष है गाजियाबाद से हमारे साथ। आशीष, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा एक सवाल था आपसे, जैसे कोई व्यक्ति अगर रिटायर हुआ अपनी सर्विस से और वो अगर अपने बचत और जो टीएफ का पैसा मिलता है उसको म्यूचुअल फंड में कोई निश्चित निर्धारित सीमा के लिए निवेश कर सकता है सर? निश्चित। और एक सर, और आप अपने रेडियो वॉल्यूम, जो रेडियो है उसकी वॉल्यूम प्लीज नीचे कर दीजिए, एको आ रही है इसलिए आपकी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी मैडम, मेरा एक सवाल और था सर से जी, कि जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना पीएफ और बोनस वगैरह अगर किसी निर्धारित उपक्रम में कटवा रहा है तो वो अपनी उस बचत को म्यूचुअल फंड में निश्चित रूप से या कुछ समय के लिए निवेश कर सकता है सर? दोनों ही परिस्थितियों में मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। जी हाँ, आप म्यूचुअल फंड में किसी भी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। अगर प्रोविडेंट फंड का ज्यादा पैसा आपका इकट्ठा होता है तो उसके लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है। कितना भाग आप ऐसे में लगाएं जिसमें कि आप निश्चित रहें कि इतनी आमदनी होगी और वो रिस्क फ्री रिटर्न आपको मिलता रहे। म्यूचुअल फंड सप्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है और बड़ा टैक्स एफिशिएंट तरीके से आप फिक्स्ड इनकम फंड में लगा सकते हैं। और कुछ भाग आपका इक्विटी में भी लगा होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आपका पैसा जो कि फिक्स्ड इनकम या डिपॉजिट या ऐसे स्कीम्स में लगेगा वो उससे आपको रिटर्न मिलेगा। वो पैसा आपका बहुत सुरक्षित होगा, लेकिन वो पैसा आपका कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। और उसका जो परचेजिंग पावर है वो आज का 1 लाख रुपया 5 साल बाद के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं होगा। उस 1 लाख रुपए को बढ़ाने के लिए कुछ भाग आपका इक्विटी में होना चाहिए ओवरऑल आपका जो इन्वेस्टमेंट है। तो इसके लिए एक बारीकी से और ब्रॉड प्रिंसिपल बेस्ड प्लानिंग की जरूरत होगी। जरूर किसी सलाहकार से आप संपर्क करें रिटायरमेंट के बाद, और केवल रेडियो प्रोग्राम के आधार पर अपना रिटायरमेंट प्लान ना करें। धीरेन्द्र, कल जो इकोनॉमिक सर्वे आई है जिसमें एक फोरकास्ट दिया गया है अगले वित्त वर्ष के लिए 11% वृद्धि जीडीपी में, आपको लगता है कि ये खबर जब एब्जॉर्ब करेगा बाजार, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने में सहायक होगी? आईएमएफ की भी सोच यही है और मुझे इससे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गिरावट हुई है, हम काफी छोटे बेस पे 11% ग्रोथ की बात कर रहे हैं।
तो इसलिए ये गिरने के बाद आप अगर आप रफ्तार से बढ़ते हो तो हमें इसकी तुलना करनी चाहिए 2019 के ग्रोथ रेट से, और वहां से अगर 11% की हम, और IMF भी ऐसा ही कह रहा है, तो वहां से अगर इसकी तुलना करें, अगर एक साल का आप सोचिए कि इसको हटा दिया जाता है पूरे कैलकुलेशन में या इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं होगी और ये कांस्टेंट प्राइस पे। लेकिन एक अपवर्ड ट्रेंड तो स्टार्ट हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। कल मैं एक्चुअली बजट में बारीकी से सुनता रहूंगा कि क्या क्या खास बदलाव सिंप्लीफाई करने का, क्या छोटे बिजनेस, मिड साइज बिजनेस, बड़े बिजनेस के लिए किया गया, क्योंकि इस तरह की जो बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं वो बजट के बिना हो जाती हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किया गया और वो बजट में नहीं किया गया था, और वो मुझे लगता है कि भारतीय कंपनियों के लिए, मार्केट के लिए एक सबसे बड़ा कदम पिछले 5-7 साल में लिया गया है। बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने तो अभी कहा भी है कि इस वर्ष में 4-5 मिनी बजट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। जी हाँ, मिनी बजट आ चुके हैं, और मैं काफी इंतजार करूंगा कि हमारे यहाँ चूंकि बहुत लोगों को पैसा नहीं बांटा गया है, जैसा कि दुनिया के बहुत सारे अर्थव्यवस्था में हुआ है, तो यहाँ पे वो साधन कहाँ से इकट्ठा करते हैं इकोनॉमी को में दोबारा मोमेंटम वापस लाने के लिए। Dhiren, we'll continue this discussion, time permitting. We have a caller online with us from Maharashtra, Vasant. We welcome you, Vasant. हेलो। Yes, Vasant, सवाल पूछे अपना। हाँ, कार्यक्रम कौन सा है? हाँ, बोलिए। कार्यक्रम कौन सा है? हाँ जी, ये आर्थिक खबरों का कार्यक्रम है मार्केट मंत्र, और हम म्यूचुअल फंड पे अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। विषय कौन सा है? Okay, वसंत जी शायद आप Okay, Dhiren, Sonu mentioned about the GDP to be at 11%. Will the investors' strategy change going forward in 2021, considering that they have gone through a bad year in 2020 and things will be hopefully looking up in 2021-22 more than what they are now? So, will this entail any change in strategy on behalf of the investor, or should they continue with their SIPs the way they are? No, if an investor has actually planned his affairs well, very much in line with his own requirement, that his long-term investments are in equity, his short-term needs are in fixed income, and he has allocated his money and he follows some principles, then actually 2020 has been a devastating year for the economy, not for the market, not for the fixed income investor. In fact, the bond funds have given substantial returns because, the interest rates went down dramatically in a brief period of time, and that led to the gains in the bond prices, and that has translated into a higher return. In fact, if you look at gilt fund returns or many of the fixed income returns, of course we have had some accidents as well because of the crisis that we saw in the month of March. Likewise, surprisingly, because of the liquidity and because of flows into the market, we have seen that the equity market has also touched its all-time high. After a point when everybody should be apprehensive about the state of the market, the business confidence, or the investors' confidence, or the consumer confidence from all angles, and we have seen markets at its peak. So I would say that if you are onto a plan, don't do anything. If you think that you are likely to need, you just drifted in the market and you have made some money, and lockdown actually attracted a lot of investors, and it's a very bad way to start, though it has been a profitable start. That a lot of investors have benefited by getting started now in last 8-9 months at the start of pandemic, and they were at home in the market time, and they have made some money or a lot of money, or they might have the impression that making money is easy. I think it is far from truth, and hard days might be ahead. आइए अब अगले कॉलर को लेते हैं। विपिन है मध्य प्रदेश से हमारे साथ। विपिन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। जी नमस्कार सभी के लिए, गुड इवनिंग। और मैं विपिन सागर मध्य प्रदेश से। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि मैं ज्यादा लंबा प्रश्न नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे कि किसानों को लेकर अभी फिलहाल में चल रहा है, तो मेरा सिर्फ इतना प्रश्न था कि जो सम्मान निधि योजना है, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको बढ़ाने में मतलब एक्सपर्ट को कितना % लगता है कि बढ़ सकता है, सिर्फ % जानना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर के लिए क्या बजट में प्रोविजंस हो सकते हैं? सम्मान निधि का खासकर उन्होंने पूछा है। नहीं, मुझे इसके बारे में कोई खास जानकारी। बट आपको क्या लगता है कि जी आप क्या कह रही?
अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ आ गए हैं धीरेन्द्र भीम सिंह फिर से हमारे नमस्कार सोनू सूद जी नमस्कार जी I have identified certain sectors like FMCG and engineering for long run. Okay. So just I wanted to endorse my idea, FMCG and engineering. Engineering? Yeah. Engineering companies. Okay. Top. This program is actually, this program actually Terana Mutual Fund Fellow, and I am strongly a believer of, diversification, and I'm also a believer that, I would just like to tell you that when you start, FMCG has done exceedingly well in recent times, and even the long-term returns look good. Engineering companies have been struggling, but if you look at the engineering companies per se, it's a very top, heavy, top 5, 3-4 companies at the top by capitalization will account for 90% of it. So I would say that they are also well-managed companies. They have been profitable companies. They have good return on capital, and they just might sustain simply because the government will be spending, and they benefit from that. But I would say that think of diversification. Things turn around when you least expect it. Okay. These are very basic tenets which you should be always following. Okay, Pankaj from Delhi is with us. Pankaj, we welcome you. Hello. Pankaj, please go ahead and ask your question. Sir, I can know about DHFL. But first, good evening. Regarding FD of DHFL, what is the future for the investors? There is a resolution of this particular, all the FD holders will benefit from that. Of course, stockholders, all the people holding the shares, they may not be a beneficiary. In fact, they'll have the feeling of being completely shortchanged. But fixed deposit holders, the people who made fixed deposit in DHFL, there is a resolution in the pipeline, and one should expect, because you are also a lender, of course unsecured, and that is your status. So just wait for some time, and I think the clear resolution is on its way. We are looking at the headline every day, and it should be possible in a few days, maybe. Moving on, even amid a volatile domestic market last week, overseas investors remained net buyers in the Indian capital market in January. According to depositories data, foreign portfolio investors pumped in a net of 19,473 crore rupees into equities, pulled out 4,824 crore rupees from the debt market in the January 1 and January 29 period. The total net investment in January stood at 14,649 crore rupees. कोलकाता से समंत है हमारे साथ. समय बहुत कम है, जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए समंत जी. प्लीज बोलिए. ये जो SBI रिटायर स्मार्ट, इसमें इन्वेस्ट किया हूँ, तो ये सेक्टर क्या है थोड़ा बताइएगा. ये जो है आपका, ये बता रहा हूँ स्टेट बैंक का ये है. तो एक बार फिर से नाम बोलिए फंड का. हेलो जी, नाम क्या है फंड का? फंड का SBI इक्विटी हाइब्रिड. SBI इक्विटी हाइब्रिड धरेन. SBI का जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है, ये काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इसका रहा है, और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए लंबे समय के लिए अच्छा निवेश है. अगर आपने किया है और इसमें SIP कर रहे हैं तो जरूर अपना इसमें जारी रखिए. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें इजाजत लेनी होगी अपने श्रोताओं से, और धन्यवाद उनका इतने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र, आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी. Thank you, Dhirendra, for being with us. And before we close the headlines once again, Finance Minister Nirmala Sitharaman to present Union Budget tomorrow. In a first, the budget would be available only in the digital format. And foreign investors pump in over 19,000 crore rupees into the Indian equity market in January. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.